की इस क्लास में हम जहां कल छोड़ा था उससे आगे बात करेंगे। कल हमने आपको द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया, जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वहां से आगे और बढ़ेंगे। देखिए, द्विआधारी संक्रिया के बाद में हमने कुछ और भी आपको बता दिया था कल। एक तो था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति। इसके बाद में आपको बताया था ग्रुपोइड या मोनोइड और सेमी ग्रुप। ये सब हेडिंग करवा दी थी आपके लिए। अब हम इनके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बीजीय पद्धति में आपको बताया था कि किसी भी अरिक्त समुच्चय के साथ में एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया हो सकती है। और इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया बीजीय पद्धति के बाद में ग्रुपोइड, और ग्रुपोइड में बताया था कि किसी भी अरिक्त समुच्चय के साथ में केवल और केवल एक ही द्विआधारी संक्रिया होती है। दोबारा सुने कि जो बीजीय पद्धति होती है इसके साथ में तो कोई सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट, इसके साथ में एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया हो सकती है। स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 कितनी भी हो सकती है। लेकिन ग्रुपोइड के साथ में केवल और केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब देखो, इसके बाद में कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। इनके बारे में और बात करेंगे हम। तो देखिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक तो लूप, लूप के बाद में सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के बाद में मोनोइड, और मोनोइड के बाद में ग्रुप, इसके बाद में अबेलियन ग्रुप। इसी को क्रमन्वय ग्रुपिंग कहते हैं। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन थी अभी बची हुई थी, इनको हम केवल एक टेबल की हेल्प से समझेंगे आप लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं, तत्समक यानी आइडेंटिटी, साहचर्य यानी एसोसिएटिव, और प्रतिलोम यानी किसी भी एलिमेंट्स का इनवर्स। तो इसके बाद हम यहाँ तत्समक, साहचर्य और प्रतिलोम, इनकी हेल्प से पूरी ग्रुप थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, अगर यह जी स्टार, अगर इस जी स्टार में तत्समक अवयव विद्यमान हो तो यह लूप कहलाता है। यही जी स्टार अगर इसमें तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट ही विद्यमान हो तो ऐसी कंडीशन में जो जी स्टार है वो लूप कहलाएगा। अगर मान लीजिए यही जी स्टार, अगर यह जी स्टार साहचर्य नियम को सेटिस्फाई करती हो तो उस कंडीशन में यह सेमी ग्रुप कहलाएगा। और देखिए, अगर तत्समक और साहचर्य इन दोनों को ही सेटिस्फाई करती हो कोई भी बीजीय पद्धति, तो उस कंडीशन में ये मोनोइड होगा। इसी के साथ अगर तत्समक, साहचर्य और प्रतिलोम तीनों को सेटिस्फाई कर जाए तो उस कंडीशन में ग्रुप होगा। यानी यहाँ तक इन कंडीशंस को, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं किसी भी बीजीय पद्धति के लिए या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो भी दे रखी है जी स्टार,
इसके लिए अगर तत्सम साचर प्रतिलोम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ऐसी कंडीशन में वह ग्रुप कहलाता है। अभी देखिए एक और होता है क्रमनियमितता, जो क्रमनियम है तो ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं, अगर ये चारों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, देखिए अगर कोई भी बीजीय पद्धति जी स्टार है वह कंडीशन तत्समक साचर प्रतिलोम और क्रमनियम को संतुष्ट कर जाती हो तो ऐसी स्थिति में वह अक्रमनियम ग्रुप कहलाता है। कर देंगे, अभी रिपीट करते हैं, पहले इसको पूरा समझा देते हैं। देखिए क्रमनियम ग्रुप के लिए कंडीशन होती है कि तत्समक साचर प्रतिलोम और क्रमनियम अगर ये चारों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्रुप है वह आबेलियन ग्रुप कहलाता है। दोबारा से देखिए, एक बार इसे पूरा कंप्लीट बता देते हैं। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था और वह थी द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा ये सुनिए कि आप लोग बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसकी भी फर्स्ट यूनिट चल रही है और फर्स्ट यूनिट अभी स्टार्ट नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी केवल आप लोगों को उसके बारे में जनरली बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया, इसके बाद में बीजीय पद्धति और इसके बाद में बीजीय पद्धति के बाद में भी ग्रुपोइड था, इसके बाद लूप, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, आबेलियन ग्रुप और आबेलियन ग्रुप को ही क्रमनियम ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बीजीय पद्धति के बारे में या द्विआधारी संक्रिया के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। द्विआधारी संक्रिया कहो या द्विचर संक्रिया कहो या बाइनरी ऑपरेशन या समृत, इनको किसी भी नाम से जान सकते हैं। यानी दोबारा सुने, द्विआधारी संक्रिया कहो या द्विचर संक्रिया कहो या फिर समृत कहो या फिर इंग्लिश में कह सकते हो आप बाइनरी ऑपरेशन। तो इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये थी कि मान लीजिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी ए एक रिक्त समुच्चय है और स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी है वो भी कैपिटल ए का एलिमेंट है। अगर ए बी है या ए स्टार बी करने पे ये एलिमेंट ए का हो जाए तो ये कंडीशन होती है समृत की या द्विआधारी संक्रिया की। अब देखिए इसके बाद में बीजीय पद्धति क्या होती है कि किसी भी सेट ए के साथ में एक या एक से अधिक संक्रिया हो, जैसे कि स्टार वन, स्टार टू, स्टार थ्री, कितनी भी हो सकती हो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो संरचना बनी वह है बीजीय पद्धति कहलाती है। तीसरा ग्रुपोइड की बात करें, ग्रुपोइड में क्या होता है कि कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके साथ में केवल और केवल एक ही द्विआधारी संक्रिया होती है। दोबारा सुने कि बीजीय पद्धति और ग्रुपोइड में कोई भी अंतर नहीं है। बीजीय पद्धति के साथ में एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया हो सकती हैं, लेकिन ग्रुपोइड के साथ में केवल और केवल एक ही द्विआधारी संक्रिया होगी। तो देखिए इसको विशेषकर आप ध्यान रखें, संक्रियाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्रुपोइड एक बीजीय पद्धति है लेकिन प्रत्येक बीजीय पद्धति ग्रुपोइड नहीं हो सकता। अच्छा इसके बाद में देखिए लूप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो कुछ रूल्स होते हैं। तत्समक है, साचर है, प्रतिलोम है, क्रमनियम। इन 4 पॉइंट्स के आधार पर ही इन सभी की डेफिनेशन दी जा सकती है जो आपको यहाँ बॉक्स में बंद कर दिया गया है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी बीजीय पद्धति या ग्रुपोइड कहो वह कोई भी बीजीय पद्धति या ग्रुपोइड तत्समक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी सेट ए में अगर तत्समक अवयव स्मॉल ई विद्यमान हो जाए
तो ये जो बीजीय पद्धति बनी हुई है या ग्रुपोइड जो बना हुआ है ए स्टार, यह लूप कहलाएगा। और अगर मान लीजिए, देखिए तत्समक के बारे में आप जानते हैं, वैसे भी तत्समक के लिए ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ये तत्समक की कंडीशन होती है। दूसरा देखिए, अगर साचर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर साचर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस कंडीशन में सेमी ग्रुप होता है, यानी साचर की कंडीशन होती है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इस कंडीशन में क्या है, सेमी ग्रुप होगा। कौन, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ए स्टार, ये सेमी ग्रुप हो जाएगी। अब देखिए, अगर किसी भी ग्रुपोइड में यानी ए स्टार में तत्समक भी हो और साचर भी हो, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और ई है वो भी इसमें ए में विद्यमान हो जाए, ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मोनोइड, यानी ए स्टार है वह मोनोइड होगा। और इसी के साथ में अगर मान लीजिए यही ए स्टार, ये जो ए स्टार है उसके लिए तत्समक साचर्य और प्रतिलोम, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो ये ग्रुप कहलाता है। और एक और बात, अगर क्रमनिर्णय नियम और सेटिस्फाई हो जाए, क्रमनिर्णय यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए, यानी चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तत्समक साचर्य प्रतिलोम और क्रमनिर्णय, तो उस कंडीशन में यही जो ग्रुप था वो फिर आबेलियन ग्रुप या फिर क्रमनिर्णय ग्रुप कहलाता है। तो आप लोग एक बार इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेंगे और कमेंट्स करके बताते हैं जल्दी से। अच्छा, आप देखिए, इसके बाद में आबेलियन ग्रुप के बाद में एक अनआबेलियन ग्रुप और होता है, यानी अक्रमनिर्णय ग्रुप। तो अक्रमनिर्णय ग्रुप के लिए कंडीशन होती है कि कोई भी ग्रुप अगर क्रमनिर्णय नहीं हो तो वह अक्रमनिर्णय ग्रुप कहलाता है। तो अक्रमनिर्णय ग्रुप यानी हम ये कह सकते हैं कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए हो, तो ये अक्रमनिर्णय ग्रुप होगा। अब देखो, अक्रमनिर्णय ग्रुप के बाद में एक और आता है परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप। अब इसकी कंडीशन क्या है समझें, कि अगर ये जो बीजीय पद्धति थी ए स्टार, अगर इसमें जो सेट ए है, इस सेट ए के अंदर अगर परिमित अवयव हो तो वह बीजीय पद्धति ए स्टार एक परिमित ग्रुप कहलाती है। और यहाँ अपरिमित ग्रुप की बात करें तो अगर इसी ग्रुप के अंदर, यानी ए स्टार अगर ग्रुप है, ऐसे समझें कि ए स्टार अगर कोई ग्रुप है तो इस ए में अगर परिमित ग्रुप हो तो ए परिमित ग्रुप, यानी ए में परिमित अवयव हो तो ये जो ए है वह एक परिमित ग्रुप कहलाएगा। और इसी ग्रुप ए स्टार के सेट ए में अपरिमित अवयव हो तो उस कंडीशन में इस ए स्टार, जो ग्रुप ए स्टार है, इसको अपरिमित ग्रुप कहते हैं। अब इसके बाद में एक और डेफिनेशन होती है और वो है ग्रुप का ग्रुपांक या समूह का समूहांक या ग्रुप की कोटि। तो देखिए यहाँ एक और डेफिनेशन है। देखो, आपसे जितना कहा जाए, हमने स्क्रीनशॉट की कहा था तो वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। अपरिमित ग्रुप और परिमित ग्रुप, इनके बारे में अब ऐसी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हमने नॉर्मली बता दिया। और आप स्टार्टिंग 11th क्लास से जानते हैं समुच्चय के बारे में कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, वैसे ही ग्रुप होता है। अगर देखिए समुच्चय में परिमित अवयव हो जाएं तो वह परिमित अवयव हो जाएं तो वह परिमित समुच्चय कहलाएगा, अगर परिमित नहीं हो तो अपरिमित। तो कहने का मतलब ये उसी आधार पर ग्रुप के बारे में है। तो अब देखिए, ग्रुप का ग्रुपांक अथवा समूह का समूहांक
अथवा ग्रुप की कोटि। तो देखिए इसको हम ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इस नाम से भी जानेंगे। तो देखिए अब यहां होता क्या है, ग्रुप ग्रुप का जो ग्रुपांक है या ग्रुप की कोटि है, आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके होंगे कि अगर हम ये कहें कि G इज इक्वल टू स्टार्टिंग, यानी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है इस एग्जाम्पल को, 1 ओमेगा स्क्वायर एक ग्रुप है संक्रिया गुणन के लिए, यानी यहाँ जो गुणन संक्रिया है इसके लिए G इज इक्वल टू 1 स्क्वायर एक ग्रुप होता है। केवल गुणन संक्रिया के लिए, यहाँ प्लस की बात नहीं करेंगे। और ये जो 1 स्क्वायर है ये इकाई के घनमूल हैं, जहां 1 स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं, अर्थात 1 की घात 1/3 करोगे तब हमें ये यहाँ 1 स्क्वायर मिलेंगे। अब देखिए इसी के साथ हम यहाँ चर्चा करें कि ग्रुप का ग्रुपांक क्या है या ग्रुप की कोटि क्या है। तो देखो इस ग्रुप में कितने अवयव हैं, 1 2 3, 3 अवयव हैं। तो इस 3 को ही हम ग्रुप की कोटि कहेंगे। वैसे ही कोई दूसरा ग्रुप लें, 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो यहाँ भी देखिए यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो ये जो अंक 4 का है ये फिर ग्रुप G2 की कोटि कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ग्रुप में, यानी अगर कोई भी ग्रुप दे रखा हो लेकिन कंडीशन परिमित ग्रुप, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी परिमित ग्रुप में अवयवों की जो संख्या होती है वह उस ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसी को ग्रुप का ग्रुपांक भी कह देते हैं। तो देखो यहाँ डेफिनेशन की बात करें, एक और बात देखिए, जब हम ग्रुप के ग्रुपांक की बात कर रहे हैं तो एक तो व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो है ऑर्डर ऑफ जी। जी कोई ग्रुप है, ऑर्डर यानी उसकी कोटि। तो ऑर्डर ऑफ जी से किसी ग्रुप की कोटि को व्यक्त कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ G1 की जो कोटि है वो 3 है, G2 की कोटि 4 है, तो लिखेंगे इस तरह से कुछ, ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ G2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से व्यक्त करेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 है। तो हम अब यहाँ इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। देखिए यदि G स्टार एक ग्रुप है तब G में अवयवों की संख्या तब G में अवयवों की संख्या ग्रुप G की कोटि कहलाती है। और इसे ऑर्डर ऑफ G से व्यक्त करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल भी दें तो, जैसे गुणन संक्रिया के लिए, ये डॉट गुणन संक्रिया है के लिए
G1 इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तथा G2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। की कोटि क्रमशः निम्न है, या ऐसे लिख दो क्रमशः ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ G2 इज इक्वल टू 4 हैं। तो ये रही ग्रुप के ग्रुपांक की डेफिनेशन। अभी देखिए, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में हुआ करता था सिलेबस में। तो यहाँ कुछ जो आगे काम आएंगी हमें उन चीज़ों को डिस्कस करके चल रहे हैं बस। तो एक होता है प्रमेय है एक, और उस प्रमेय को केवल आपको माइंड में रखना है कि तत्समक अवयव किसी ग्रुप का अद्वितीय होता है। दूसरा है कि उस ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तीसरा है ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। और चौथा है उत्क्रमण नियम, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो देखिए, उस प्रमेय के बारे में बात करें तो ये है कथन, माना जी स्टार एक ग्रुप है तब पहला पॉइंट है ग्रुप जी के या ग्रुप जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ऐसे ही दूसरा है इसमें, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप जी का कोई भी अवयव हो, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। दूसरा ये रहा। अब देखिए, इसको बी पॉइंट डाल दो आप, ये सी पॉइंट है फिर कि अगर आप ए इनवर्स का इनवर्स निकालें, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी अगर ए जी का एलिमेंट है तो उसके इनवर्स का भी इनवर्स निकालें तो ए ही आता है। और चौथा पॉइंट है डी, इसमें भी यही कंडीशन है कि ए बी का अगर इनवर्स निकाला जाए, यानी ए स्टार बी का होल इनवर्स, ये होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये उत्क्रमण नियम के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिएगा। देखिए, एक निट्सन नियम होता है, निट्सन नियम आप स्टार्टिंग से जानते हैं, इसीलिए यहाँ उसके बारे में इतना डिस्कस लिखने के लिए नहीं कहेंगे, एक बार रिवाइज करा देंगे आप लोगों को। अब देखो, इसके बाद में क्या है कि एक तो अभी ग्रुप की कोटि पढ़ी, लेकिन इसके बाद हम अवयव की कोटि के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अवयव की कोटि के बारे में जानकारी नहीं हुई तो फिर आगे बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझोगे तो इसमें अवयव की जो कोटि है, देखिए अभी ग्रुप की कोटि के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने ऊपर बात की, यहाँ ग्रुप की कोटि के बारे में डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही आपने। तो ग्रुप में जो अवयवों की संख्या होती है वो ग्रुप की कोटि कहलाती है। लेकिन अवयव की कोटि क्या होगी इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए,
समझेंगे अवयव की कोटि के बारे में। मान लीजिए जी एक ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपके सामने जो कि दे रखा है गुणन संक्रिया डॉट के लिए। फिलहाल G1 के लिए ही चर्चा कर लेते हैं, सिमिलरली G2 के लिए होगा। तो देखिए इसमें गुणन के लिए जो तत्समक है, गुणन के लिए तत्समक और ये है 1। यहाँ जो गुणन संक्रिया है उसके लिए तत्समक क्या है 1। देखिए तत्समक के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी अवयव ए से किसका गुणन करें कि वह अवयव ही आ जाए। तो यहाँ अगर ए के साथ में एक का गुणा करें तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक क्या है, यहाँ 1 है। अब देखिए हम यहाँ किसी अवयव की कोटि के बारे में बात कर रहे हैं। हमें जैसे कि अगर ओमेगा की कोटि निकालनी है ओमेगा की, तो देखिए ओमेगा की घात हम ओमेगा की न्यूनतम घात हम कितनी करें कि ये 1 आ जाए। तो आप देखेंगे कि ओमेगा पे अगर एक घात करें तो 1 नहीं होगा, ओमेगा पे 2 घात करें तो भी 1 नहीं आएगा। ये 1 गुणन तत्समक वाला है, यानी यहाँ जो 1 है वो कौन सा है, तत्समक होना चाहिए। तो देखिए ओमेगा पे एक घात करें तो ओमेगा की घात एक है वो एक नहीं होगा, ओमेगा पे 2 घात करें तो भी एक नहीं होता है, लेकिन ओमेगा पे घात 3 करने पे एक आ जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो इनमें रिलेशन कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 आ गई। वैसे ही अगर हम बात करें ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर है इसकी कोटि की, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर है इस पे कितनी घात करें कि 1 आ जाए। देखिए ओमेगा स्क्वायर पे अगर एक घात करो तो भी 1 नहीं आएगा, ओमेगा पे घात 2 की, ओमेगा स्क्वायर पे 2 घात की तो 2 2 4 हो जाएगा ना, ये तो 4 हो जाएगा। तो ये एक के बराबर नहीं आएगा, लेकिन ओमेगा की घात 2 गुणा 3 होगा तो 6 बनेगा, ओमेगा की घात 6 ये 1 हो जाता है, क्योंकि ओमेगा की घात 6 का मतलब हुआ ओमेगा क्यू स्क्वायर, तो ओमेगा क्यू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर पे 3 घात करने पर क्या आ रहा है, तत्समक आ रहा है 1। यहाँ ओमेगा पे 3 घात करने पे तत्समक आ रहा है 1। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ओमेगा की जो कोटि है वो क्या है, 3 है। यहाँ ओमेगा स्क्वायर है इसकी भी कोटि कितनी है, 3 है। एक और महत्वपूर्ण है, देखिए थोड़ी देर पहले एक प्रमेय लिखाई, वैसे ही एक और प्रमेय आती है और वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि तत्समक जो अवयव होता है उसकी कोटि सदैव एक होती है। यहाँ जैसे 1 है तो इस 1 की कोटि क्या होगी, 1 ही होगी। और भी किसी भी सेट के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए चर्चा करें और तत्समक आ जाए, जैसे कि ग्रुप G इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 मॉड्यूलो 5 संक्रिया के लिए, तो यहाँ तत्समक क्या है, प्लस संक्रिया के लिए 0 होगा। तो 0 की कोटि निकालोगे तो सदैव एक ही होगी, यानी जो तत्समक है उसकी कोटि एक होगी। अभी इसे लिखा देंगे नोट में। तो देखिए कोटि को लिखने का तरीका ध्यान दें दोबारा से कि ओमेगा की घात 3 करने पे 1 आ गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर की घात 3 करने पे 1 आ गया। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में 3 घात करने पर ही तत्समक आई। तो अगर हम ये कहें कि कोई भी न्यूनतम, एक और बात देखिए इसमें ही हम अभी आपने किया कि ओमेगा पे घात 3 कर रहे हैं तो एक आ रहा है, लेकिन ओमेगा पे घात 6 कर दें तब भी तो एक आएगा, ओमेगा पे 9 घात करें तब भी एक आएगा। अब क्या ये 6 और 9 सभी ये जो 6 और 9 है ये भी क्या कोटि होंगी, ये कोटि नहीं होंगी। 3 है, 6 है, 9 है, इतनी घात करने पर ओमेगा पर ये 1 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो 3 6 9 सभी कोटि नहीं होंगी, केवल 3 ही कोटि होगी। क्योंकि डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एक न्यूनतम धन पूर्णांक, न्यूनतम यानी कम से कम, एक न्यूनतम धन पूर्णांक स्मॉल n ग्रुप के किसी अवयव ए की कोटि कहलाता है यदि ए की घात n इज इक्वल टू ई हो, यानी कोई भी न्यूनतम धन पूर्णांक n है। अगर ग्रुप जी का एक अवयव है ए, अगर इस ए पे n घात लगाएं, लगाने के बाद में तत्समक आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो n है ये क्या है, कोटि कहलाता है। n है वो कोटि कहलाता है किसकी, ए की। तो देखिए
न्यूनतम धन पूर्णांक है n, वह a की कोटि कहला रहा है। और लिखने का जो तरीका होगा, a की कोटि को तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, इससे व्यक्त करेंगे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। अब देखिए हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, यानी आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो देखिए ग्रुप के किसी भी अवयव की जो कोटि होगी उसके बारे में हम यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं। यदि जी स्टार एक ग्रुप है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है, तब एक न्यूनतम धन पूर्णांक तब एक न्यूनतम धन पूर्णांक स्मॉल एन अवयव ए बिलोंग्स टू जी की कोटि कहलाता है। यदि ए की घात एन करने पर ई आ जाए, जहां स्मॉल ई जी का तत्समक है। अभी देखिए ये तो रही ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। इसी के साथ एक और डेफिनेशन रहेगी, उसको हम नोट करके लिखाएंगे। यहां लिख दिया हमने, यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, जहां ई जी का तत्समक अवयव है। और देखिए इसको व्यक्त करने के लिए बताया था हमने, और इसे ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। यहां तक आपको हम समझा चुके थे, कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में भी बताया था। तो देखिए यहां भी हम उन एग्जाम्पलों को रिपीट कर देते हैं। जैसे ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव वन है, तब अवयव ओमेगा व ओमेगा स्क्वायर की कोटि निम्न है। देखिए इसकी जो कोटि होंगी उसके बारे में डिस्कस करें तो ओमेगा पे घात 3 करो, या ओमेगा पे घात 6 करो, या ओमेगा पे घात 9 करो, सभी 1 के इक्वल आ जाएंगे, यानी तत्समक के इक्वल है ये सभी का तत्समक है। ऐसे ही देखिए ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर पे आप 3 घात करो, या ओमेगा स्क्वायर पे 6 घात करो, या ओमेगा स्क्वायर पे 9 घात करो,
या और भी कितने भी इनको आगे बढ़ाया जा सकता है 3 के गुणज में। तो देखिए ये वैल्यू 1 होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। अब समझें इसमें कि सभी की ये जो वैल्यू है वो 1 1 के इक्वल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 3 6 9 घात करने पर तत्समक आ रहा है। तो क्या 3 6 9 तीनों ही इसकी कोटि होंगी क्या ओमेगा की? नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक न्यूनतम धन पूर्णांक स्मॉल एन अब ए बिलोंग्स टू जी की कोटि कहलाता है यदि ए पे घात कौन सी घात है एन, जो कि कैसी है न्यूनतम धन पूर्णांक है स्मॉल एन। तो यानी छोटे से छोटा पूर्णांक लगाने पर तत्समक आ जाए, जैसा कि यहाँ छोटे से छोटा पूर्णांक 3 6 9 में 3 है, 3 करने पर ही तत्समक आ रहा है। तो यहाँ 3 ही ओमेगा की कोटि कहलाएगा, ना कि 6 और 9। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर पे 3 6 9 घात करने पर तत्समक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो 3 है वह भी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर की कोटि होगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं अतः ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3 और ऐसे ही ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए एक और बात इसमें कि ये तो हो गया कोटि की डेफिनेशन। अभी अगर हम एक नोट डाल करके एक नोट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, जैसा कि हमने बताया ओमेगा पे घात 3 करो या 6 करो या 9 करो तत्समक आ जाता है। वैसे ही हम एक नोट पॉइंट के बारे में आपको बता रहे हैं, यदि स्मॉल एम एक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए पे घात एम करने पर तत्समक ई आ रहा है, तब देखिए यहां हमने m के बारे में जब लिखा है तो केवल ये कहा है एक पूर्णांक, ना कि न्यूनतम पूर्णांक। और यहां बात की थी कि न्यूनतम धन पूर्णांक n, यहां तो क्या है n न्यूनतम है, लेकिन इधर n न्यूनतम, यहां जो m है वो न्यूनतम नहीं है। अर्थात यहां जो m है वह 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन वहां जो n है वो केवल 3 ही रहेगा। तो हम ऐसी कंडीशन में ये कह सकते हैं कि जो एक ही कोटि होगी तब ऑर्डर ऑफ ए, जो भी ए की कोटि होगी वह या तो m से छोटी होगी और या फिर m के बराबर होगी। ध्यान दो m के बारे में कहा हमने कि 3 6 9 में से कुछ भी हो सकता है m, क्योंकि न्यूनतम धन पूर्णांक नहीं कहा है हमने, केवल ये कहा है एक पूर्णांक है। तो देखिए जो एक ही कोटि होगी वो या तो m के बराबर होगी या फिर m से छोटी होगी। यानी m का जो मान है 3 6 9 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने m के बारे में न्यूनतम नहीं कहा वहां। तो यही हम नोट पॉइंट के बारे में बताना चाह रहे थे। तो आप क्या करोगे, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल चर्चा करेंगे।